नमस्कार, राज्यसभा टीवी के बेहद खास कार्यक्रम संसद 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एफएसएसएआई से संबंधित रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि एफएसएसएआई से संबंधित रिपोर्ट में संसदीय समिति ने कितना व्यापक अध्ययन किया, ज़मीनी स्तर पर किस तरह का दौरा किया। वैसे आमतौर पर लोगों की राय ये है कि संसद 60 से 70 दिन चलती है, लेकिन ये स्थायी समितियाँ और उनमें भी विभाग संबंधी स्थायी समितियाँ, उनका कामकाज अगर आप देखेंगे तो ये पता चलता है कि संसद केवल 60-70 दिन नहीं बल्कि पूरे साल चलती है और कई महत्वपूर्ण काम करती है, जिसमें से स्टैंडिंग कमेटियाँ जिनको बोलते हैं विभाग संबंधी स्थायी समितियाँ, वो तो ऐतिहासिक कामकाज करती हैं और उसी संबंधित रिपोर्ट दिखा के हम आपको बताएंगे कि आखिर उनका दायरा क्या है, व्यापकता क्या है। भारत की संसदीय प्रणाली में विभाग संबंधी स्थायी समितियां बेहद खास हैं। संसद के कई अहम कामों की तरह समितियों का कामकाज भी बहुत महत्व का होता है। सरकार इनकी सिफारिशों को काफी गंभीरता से लेती है। इन समितियों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति बेहद खास है। एफएसएसएआई की भूमिका पर समिति की एक चुनिंदा रिपोर्ट को राज्यसभा टीवी ने इसकी व्यापकता को देखते हुए लिया। समितियों का बड़ा प्रभावी, बहुत बेहतर और देश हित में बहुत सकारात्मक उनका कामकाज रहा है। कमेटियों के कामकाज का फर्क ये मैंने पाया कि सारे दल के लोग जब आते हैं तो उनमें पहले दल पीछे छूट जाता है। अलग अलग वैचारिक पृष्ठभूमि के लोग कमेटियों में होते हैं, पर उन सबके मन में देश पहला होता है, इसलिए वहाँ कामकाज बहुत गंभीरता से होता है। जब हम सदन में आते हैं तो कई बार मुझे लगता है कि अपने निजी राजनीतिक निजी प्रतिबद्धता कई बार हावी हो जाती है। हमें उसको आत्मनियंत्रण करके उसका रास्ता निकालना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि यह देश आगे बढ़े। ज़्यादातर आप सभी समिति का देखेंगे कि ज़्यादातर सुझाव उसमें एक्सेप्ट किए हैं और एक्सेप्ट करते हैं, और ये सुझाव मैंने जैसे बताया ज़मीन से सब हम देखते हैं का और बाद में सुझाव देते हैं, इसलिए उसे महत्व दिया जाता है। सरकार की तरफ से बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। दुनिया भर में असुरक्षित और मिलावटी खाद्य पदार्थों के चलते 4,20,000 से अधिक लोग मरते हैं। इस कारण से हर साल 60 करोड़ लोग बीमार भी पड़ते हैं। भारत जैसे विशाल देश में मिलावटी और अस्वच्छ भोजन एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो रही है। 7 जून 2019 से संयुक्त राष्ट्र ने पूरी दुनिया में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने का सिलसिला आरंभ किया। इस बार की थीम है खाद्य सुरक्षा, सबकी जिम्मेदारी। खाद्य सुरक्षा और संरक्षा के प्रति जागरूकता का प्रसार इस मुहिम के केंद्र में है। अभी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी था, जैसे 7 जून को, तो उससे हम सोचे कि खाद्यान्न का आपने जैसे जिक्र किया बहुत ज़रूरी इसलिए है कि 60% जो भी बीमारियां होती है ये खाद्य पदार्थ या पानी से ही, फूडबॉर्न बोलते हैं हम, से ही होती है। एफएसएसएआई मुख्यालय में खाद्य सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी थीम के साथ 7 जून को एक अलग अंदाज में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने इस खास मौके पर सुरक्षित और संतुलित खाद्य की मौजूदा तस्वीर को बदलने पर जोर दिया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले 7 राज्यों को सम्मानित किया। एफएसएसएआई परिसर में गांधी जी की अपने तरीके की पहली प्रतिमा का अनावरण भी हुआ। इसमें गांधी जी साइकिल चला रहे हैं। कम खाओ और सही खाओ अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि अनाज की बर्बादी रोकना खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान है। इससे गरीबी, भूख और कुपोषण को जड़ से मिटाने में मदद मिलेगी।
सरकारी मंशा है कि खेत से निकलकर हमारी थाली तक पहुंचने वाली सभी चीजें सुरक्षित हों और सेहत को नुकसान ना पहुंचाएं। If you eat less, you live longer. मुझे लगता है ये मैसेज अगर हम लोगों तक उनके इंटरेस्ट में अगर हम पहुंचा सकें और वो ईटिंग लेस करके जो बचा हुआ खाना है उसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज करके और सही स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था बना दें। मुझे बड़ी खुशी है कि FSSAI इस दिशा में भी प्रयास कर रही है, लेकिन उनकी इंटेंशन, उनकी भावना, उनके प्रयासों को अगर वास्तव में हमें जन आंदोलन बनाएंगे तभी उनके प्रयासों का देश को फायदा होगा। FSSAI ने भारत में बीते करीब एक दशक में खाद्य सुरक्षा की दिशा में काफी काम किया है। राज्यों के प्रयासों को गति देने को पहला राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स भी विकसित किया गया है और इसी के तहत 5 मानदंडों पर राज्यों का प्रदर्शन आंका जाएगा। हाल ही में हमने एक फूड सेफ्टी इंडेक्स तैयार किया है। फूड सेफ्टी इंडेक्स तैयार करने का हमारा तात्पर्य यही है कि एक दूसरे को देखकर वो कुछ सीखें, वो देखें भाई कोई स्टेट अच्छा काम कर रही है तो हमारे फूड सेफ्टी इंडेक्स में उसकी रैंकिंग हायर होगी, कुछ पीछे रह गए हैं तो उनकी लोअर होगी। वो एक दूसरे को देखकर सीखें, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उसमें डेवलप हो। तो कुल मिला जुला कर राज्य को भी इकट्ठा एक साथ लेकर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। FSSAI तीसरे पक्ष की जांच, प्रशिक्षण और कड़ी प्रक्रिया के बाद स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का प्रमाण पत्र भी दे रहा है। हाल में स्वर्ण मंदिर गलियारा अमृतसर को स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब की मान्यता दी गई, लेकिन इसके पहले कड़े मानकों पर कसने के साथ काफी प्रशिक्षण भी दिया गया। FSSAI ने खाद्य कंपनियों और व्यक्तियों के योगदान के मद्देनजर ईट राइट अवार्ड भी स्थापित किया है। हमारा एक ईट राइट वेबसाइट बनाया है हमने। इस वेबसाइट पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसको इंटरेस्ट है, और ऑनेस्टली मुझसे पूछे तो हर आदमी को इंटरेस्ट होना ही चाहिए इस चीज़ में। आपकी सेहत से बड़ा ज़िंदगी में क्या है? सारा थॉट और आइडिया ईट राइट इंडिया का ये है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी कि अपने आप को बीमारी से बचाना इज मच बेटर देन क्यूरेटिव हेल्थ केयर। दुनिया के तमाम हिस्सों में खाद्य सुरक्षा की बड़ी चुनौती है, लेकिन भारत की चिंता अलग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का आकलन है कि भारत में 10 में से 6 बीमारियों की वजह खान पान से जुड़ी है। इसी तरह 60% से अधिक मौतें गैर संक्रामक या जीवन शैली से जुड़े रोगों से होती है, जिसमें खान पान सबसे खास है। कुपोषण के साथ असुरक्षित खाद्य की चुनौती काफी बड़ी है। पैकेट बंद या प्रोसेस्ड फूड लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन इनकी निगरानी का तंत्र कमजोर है। भारत में लगभग 135 करोड़ की आबादी में देश भर में कुल 3,500 फूड इंस्पेक्टर हैं, जबकि 33 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में यही आंकड़ा 14,200 का है। ये आंकड़े और तस्वीर बताती है कि परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने शायद वैश्विक संगठनों से भी पहले इस मुद्दे की गंभीरता को समझा था। सारे पक्षों की पड़ताल के बाद समिति इस नतीजे पर पहुंचे कि राज्यों में खाद्य सुरक्षा ढांचे को काफी मजबूत बनाने की दरकार है। साथ ही देश में खाद्य सुरक्षा तंत्र में एक रूपता की भी जरूरत है। समिति ने कई ऐसी कमियों को भी उजागर किया है, जिसके चलते खाद्य मिलावट को रोकने में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। संसद की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति काफ़ी खास है। ये राज्यसभा के तहत है और इसने तमाम महत्वपूर्ण विषयों को अपने अध्ययन के दायरे में लिया है, काफ़ी गहन पड़ताल की है, क्योंकि समिति का ये मानना है कि जो स्वस्थ भोजन है, सुरक्षित भोजन, इस पर हर एक व्यक्ति का हक है और इस नाते ज़रूरी है कि जो मौजूदा विद्यमान प्रावधान हैं उनमें किस तरह से ज़मीनी स्तर पर पालन हो रहा है, इन सब की पड़ताल इस रिपोर्ट में की गई है। FSSAI भले ही देश में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित कराने को जिम्मेदार संगठन है, लेकिन वो अभी कई मायनों में कमजोर है। देश में सभी लोगों और खास तौर पर गरीब और कमजोर तबकों को सुरक्षित और पौष्टिक खाद्यान्न बेहद जरूरी है। यही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है।
लेकिन ये भी सच है कि खाद्य बड़ा कारोबार हो गया है। तमाम खाद्य पदार्थों में रंगों का अत्यधिक उपयोग खतरे की घंटी है। स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि निर्धारित सीमा से अधिक रंगों के प्रयोग को दंडनीय अपराध बनाना चाहिए। हालांकि खाद्य की परिभाषा में पहले से ही बोतल बंद पानी शामिल है, लेकिन समिति चाहती है कि इनमें जल और पेयजल दोनों शामिल किए जाएं। होटलों में दिया जाने वाला पीने का पानी भी FSSAI अधिनियम के दायरे में लाना चाहिए। समय समय पर इसकी जांच के लिए होटलों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। पानी का तो हाल ऐसे है कि सबको लगता है कि पानी साफ सुथरा है, लेकिन जो हम देखते हैं कि उसमें माइक्रोबायल इन्फेक्शन यानी जंतु कीटाणु हो सकते हैं और इसके बारे में जानकारी नहीं है। प्राकृतिक, हर्बल और ऑर्गेनिक खाद्य बड़ी मात्रा में बेचे जा रहे हैं। समिति चाहती है कि इनके लेबल पर प्रयुक्त सभी शब्दावली के दावों को इस अधिनियम के दायरे में लाकर परिभाषित करना चाहिए। वैज्ञानिक साक्ष्य के बिना किसी को भी कोई दावा करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। समिति ने अपनी पड़ताल में आकलन किया कि उत्पादन के दौरान ही कई हानिकारी तत्व खाद्य प्रणाली में प्रवेश कर जाते हैं। बेहतर कच्ची सामग्री के बिना अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं हो सकती है। ये जरूरी है कि खाद्य श्रृंखला आरंभ से ही सुरक्षित हो और इस बाबत FSSAI बुनियादी उत्पादकों के साथ मिलकर काम करे। खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों और पशुधन में औषधियों का प्रयोग खतरे भरा है। कीटनाशक अवशेषों को खाद्य उत्पादों से दूर करने की कोई तकनीक नहीं है। समिति चाहती है कि ये मसला कृषि मंत्रालय के साथ उठाया जाना चाहिए। इस बाबत समिति ने कुछ अहम सिफारिशें की हैं, जैसे सुरक्षित खाद्य के लिए कानूनों की समीक्षा हो, APMC अधिनियम में संशोधन की जरूरत है, अच्छी कृषि परिपाटियों के लिए अभियान चलाए जाएं और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशिक्षण और जागरूकता प्रसार किया जाए। खाद्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मसले को भी समिति ने उठाया है। उसकी राय है कि खाद्य निरीक्षकों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्टाचार रोधी एकल बने, अभिरक्षा में रखे खाद्य उत्पादों के उचित भंडारण के साथ बेहतर निगरानी हो, जिससे ये वस्तुएं दोबारा बाजार में ना बिक पाएं। समिति ने कुछ बेईमान अफसरों के नाते उत्पीड़न का मामला भी उठाया और कहा कि निरीक्षण की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। FSSAI ने FSSS अधिनियम में हाल ही में संशोधन का प्रस्ताव किया है। ऐसे हानिकारी खाद्य जिससे किसी की मौत हो सकती है, ऐसे मामले में 7 बरस का दंड और कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना होना चाहिए। इस प्रावधान के प्रस्ताव को समिति ने समर्थन दिया है और कहा है कि बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों के परिसर को सील कर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। समिति ने खाद्य लाइसेंस, पंजीकरण, निरीक्षण और नमूना संग्रह समेत कई मुद्दों की तह में जाकर पड़ताल की। खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस लेना और पंजीकरण कराना जरूरी है, लेकिन अभी काफी संख्या में लाइसेंस जारी होने हैं। समिति ने इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करने की बात कही है। असुरक्षित खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियों की जांच में दोष सिद्धि दर निम्न होने पर भी समिति ने चिंता जताई है। मिलावटी और गलत ब्रांड बेचने वाले अधिकतर लोग आसानी से बच निकलते हैं। रेगुलर बेसिस ऊपर हमारे जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं वो सैंपल उठाते हैं, इसकी लेबोरेटरी में टेस्टिंग होती है, जहाँ जहाँ फेल होते हैं तो कायदा के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। समिति की राय है कि मंत्रालय इस तथ्य की पड़ताल करे और अगर कहीं मामला आंतरिक कारणों से जुड़ा निकले तो उपाय तलाशे जाएं। बहरहाल अब आपके सामने हम 2015 और 16 में नमूनों की जांच में क्या आया था उसको बताते हैं। 2015-16 में जो नमूने लिए गए उसके विश्लेषण में 72,499 नमूनों में से 16,133 मिलावटी पाए गए, 1,450 आपराधिक और 8,529 दीवानी मामले दायर किए गए, लेकिन दोष सिद्धि महज 540 मामलों में ही हुई।
2016-17 की पड़ताल में विश्लेषित 78,340 नमूनों में से 18,325 मिलावटी मिले। इसमें कुल 13,080 मामले दर्ज किए गए, लेकिन दोष सिद्धि महज 1605 मामलों में ही हो पाई। समिति ने खाद्य जनित रोगों के खिलाफ बेहतर रणनीति बनाने को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा डेटाबेस के सृजन की वकालत की है। खाद्य सुरक्षा सर्वेक्षण को भी समिति ने समय की मांग मानते हुए कहा कि अगर खुद इस काम में दिक्कत है तो FSSAI इसे तीसरे पक्ष को भी सौंप सकती है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने बीते एक दशक में तमाम महत्वपूर्ण कामों को अंजाम दिया है। देश के तमाम हिस्सों में खाद्य क्षेत्र में जागरूकता लाने में भी इसका योगदान रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों में कई तरह की चुनौतियां हैं जिनको दूर किए बगैर पूरे देश भर में सुरक्षित खाद्य को पहुंचाना बहुत संभव नहीं लगता। भारत में सुरक्षित खाद्य पदार्थों के प्रभावी रेगुलेशन में खाद्य जांच प्रयोगशालाएं सबसे मददगार हैं। इनमें सबसे अधिक साजो सामान और मशीनरी से लैस है राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद और कोलकाता। गाजियाबाद प्रयोगशाला को PPP आधार पर एक आदर्श खाद्य प्रयोगशाला के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये सभी तरह के खाद्य पदार्थों का परीक्षण कर सकती है, लेकिन 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में प्रयोगशालाओं की संख्या नाकाफी है। इसी नाते समिति ने आबादी के अनुपात के मद्देनजर हर राज्य में साजो सामान से लैस पर्याप्त प्रयोगशालाओं की स्थापना की सिफारिश की है। कोई भी टेस्टिंग लैब को चलाना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना एक सरकारी तंत्र में इतना फास्ट नहीं हो पाता है। जब से हमारा PPP मॉडल स्टार्ट हुआ है तो ये इतना फास्ट है कि अगर आज कोई भी कमी, कोई यंत्र में कोई परेशानी है या कुछ भी है, वो इंस्टेंटली काम हमारा संपूर्ण हो जाए। एक बहुत गति बढ़ी है। FSSAI देश में करीब 482 करोड़ की लागत से राज्यों को प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाने में मदद दे रहा है। इसमें खाद्य सुरक्षा ऑन व्हील्स भी शामिल है। समिति ने इसकी परिकल्पना को सराहा है। ये तमाम खाद्य श्रेणियों में 54 मापदंडों की गुणवत्ता की जांच कर सकता है। समिति मानती है कि दूर दराज के इलाकों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति में सुधार में यह खासी मददगार हो सकती है और इससे जागरूकता प्रसार में भी मदद मिलेगी। लेकिन देश के विशाल आकार और आबादी को देखते हुए बड़ी संख्या में इनको तैनात करने की जरूरत है। इससे आम जनता की पहुंच में परीक्षण सुविधाएं होंगी। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, जिसमें 54 मानक हैं। कहीं पे भी आप लेके जाके वो जांच करवा सकते हैं फूड सेफ्टी की। और फिर मेगा फूड पार्क का भी सपना है, स्वच्छ क्लीन मेगा फूड पार्क, जैसे अमृतसर में एक अभी भी फिलहाल बना हुआ है। हाँ, तो ये जो है ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा भी हुआ है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 खाद्य पदार्थों के रेगुलेशन का एक प्राथमिक कानून है, लेकिन CIFTI और FICCI के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 1/3 उद्योग को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम और बहुत से नियमों की जानकारी न होना बड़ी चुनौती है। समिति ने खाद्य कारोबारियों को सलाह दी है कि वो ऐसे विक्रेताओं से ही सामान लें जिनके पास वैध FSSAI लाइसेंस हो। खाद्य संरक्षा मामलों में सतर्क रहना और प्रभावी क्रियान्वयन में मददगार बनना सबका कर्तव्य है। FSSAI अकेले सारे नियमों का पालन नहीं कर सकता। समिति ने माना है कि FSSAI ने देश में खाद्य सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन उसके सामने कई चुनौतियां हैं। इसे दूर करने के लिए जमीनी पड़ताल से लेकर तमाम कदमों को उठाने की दरकार है। समिति ने FSSAI को फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के मुद्दे को गंभीरता से लेने को कहा है।
कैल्शियम कार्बाइड, फॉर्मेलिन और दूसरे खतरनाक रसायनों के उपयोग की निगरानी के साथ FSSAI राज्य खाद्य विनियामक प्राधिकरणों को सलाह जारी करे। इस मामले में किसानों को भी संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है। जिस तरह सरकार ने ऑक्सीटोसिन दवा के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसके निर्माण और बिक्री को रोक दिया है, वैसे ही कैल्शियम कार्बाइड और फॉर्मेलिन पर रोक लगाने की बात समिति ने कही है। कुछ कंपनियों को औद्योगिक उपयोग के लिए इनको बनाने का काम जारी रहे। FSSAI परिरक्षण और पकाने के लिए रसायनों के सुरक्षित विकल्पों की तलाश में ठोस पहल करे। लोग भी चाहते हैं कि उन्हें जो भी पेस्टिसाइड्स या ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं किए, जिसका वापर नहीं हुआ है, ऐसा अनाज हम खाएं। लेकिन उसका लेबलिंग का इशू है। जैसे हम ये नहीं जान सकते कि ये सच में ऑर्गेनिक है या नहीं। ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें सभी जगह परेशानी है, टेस्टिंग की परेशानी है, और यह एक प्रोसेस है। समिति ने खाद्य सुरक्षा से संबंधित सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उसके निपटान की समय सीमा तय करने को कहा है। साथ ही उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता के प्रसार को सभी संभव उपाय हों। FSSAI की ओर से तैयार कुछ सामग्रियों की सराहना करते हुए समिति ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के साथ सभी स्कूलों में येलो बुक शुरू करने की सिफारिश की है। समिति चाहती है कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी ये किताब उपलब्ध हो। हमने येलो बुक्स बनाई हैं स्कूल के बच्चों के लिए, जिसमें बहुत ही अच्छे तरह से साइंटिफिक मटेरियल को चाइल्ड फ्रेंडली फैशन में प्रेजेंट किया गया है। तो बच्चे इसको पढ़ के समझ सकते हैं पर्सनल हाइजीन के बारे में, सराउंडिंग हाइजीन के बारे में, फूड सेफ्टी के बारे में, न्यूट्रिशियस फूड के बारे में। और हम लोग बल्कि स्कूल बोर्ड्स के साथ काम कर रहे हैं कि इसको करिकुलम में इंटीग्रेट किया जाए। इस सही समिति की राय है कि वैसे तो खाद्य सुरक्षा के मामले में राज्य सरकारों और भारत सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन समग्र रूप से अभी भी सुरक्षित खाद्य को लेकर के कई तरह की चुनौतियां हैं, जागरूकता का अभाव है और इस दिशा में कई कदम उठाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ समिति की ये राय भी है कि अगर जैविक उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए तो इससे किसानों की आय को बढ़ाने में और मदद मिल पाएगी। बाजार में मौजूद सभी खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिहाज से रेगुलेट करने और जरूरी गाइडलाइंस बनाने की ताकत FSSAI के पास है। इसी नाते समिति ने रेगुलेशन के मुद्दे की गहन पड़ताल की। समिति ने दूध की मिलावट पर खास निगाह डाली और पाया कि दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता होने के बावजूद भारत में दूध की मिलावट एक गंभीर समस्या है। कीटनाशक अवशेष, कास्टिक सोडा, यूरिया, सफेद रंग से लेकर तमाम पदार्थ दूध में मिलाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में दूध के नमूने मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इस नाते सरकार को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में संशोधन कर दूध मिलावट के मामलों में अधिक सजा का प्रावधान करना चाहिए। अब आर्टिफिशियली बनाया जाता है, सफ़ेद रंग है, बाकी केमिकल्स हैं, यूरिया है, ऐसा डाल के वो बनाते हैं। वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन एक किट भी बनाई गई है FSSAI के तरफ से, जो यदि कोई भी यानी घरेलू आदमी भी उसको यदि उपयोग करता है उसका, तो उसे तुरंत पता चलेगा कि ये असली दूध है या नकली है जो केमिकल से बनाया हुआ है। खाद्य तेलों में मिलावट भी चिंता का विषय है। खुले खाद्य तेलों में मिलावट की अधिक गुंजाइश रहती है। 15 राज्यों में प्रयोगशाला में सरसों, तिल, मूंगफली से लेकर नारियल तेलों की जांच के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे। नारियल तेल में 85% और सरसों के तेल में 74% नमूने मिलावटी मिले। समिति ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि खाद्य तेल केवल पैक के रूप में बेचे जाएं। इसमें 100 और 200 मिलीलीटर पैक को बढ़ावा मिले। इससे समस्या की जड़ तक जाना संभव हो सकेगा। तेल है, खाने का खाद्य पदार्थ है कोई या तेल है, उस तेल को टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक फुल्ली इक्विप्ड लैब होनी चाहिए। अगर हमें उसमें एडल्ट्रेशन या उसमें मिलावट चेक करनी है, एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट्स का
प्रोविज़न रखा है। मार्केट में अगर किसी फूड सेफ्टी ऑफिसर को या किसी अधिकारी को हम दे दें तो दुकानों पे जाकर वो वहीं के वहीं रिपोर्ट सैंपल को टेस्ट कर सकता है नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड से। समिति ने मछलियों के भंडारण, फलों और सब्जियों को कृत्रिम रूप से पकाने से लेकर खाद्य सामग्रियों में प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताई है। पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। समिति की सिफारिश है कि ऐसे पैकेजिंग पर प्रतिबंध लगाने को उच्च स्तरीय समिति बने। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से समन्वय कर FSSAI खाद्य तेलों के सुरक्षित मानकों को विकसित करे ताकि जीवनशाली रोगों के जोखिम को कम किया जा सके। GM खाद्य के मसले पर भी समिति ने गंभीर टिप्पणी की है। भारत में GM उत्पादों के रेगुलेशन को अंतिम रूप ना दे पाने की वजह से इस पर प्रतिबंध है। फिर भी कुछ आयातक बड़ी संख्या में ऐसे उत्पाद मंगा रहे हैं जिनमें GM संगठक विद्यमान हैं। ना अफसरों को इसका पता है और ना ही उपभोक्ताओं को। समिति ने इनके साथ आयातित खाद्य सामग्री के रेगुलेशन को और कड़ा बनाने की सिफारिश की है। देश के कुछ चुनिंदा जगहों पर खाद्य संरक्षा के काम में सीमा शुल्क अधिकारियों को लगाने पर भी समिति ने हैरत जताई है। समिति ने आय बढ़ने और शहरीकरण के चलते स्वास्थ्यप्रद जैविक पदार्थों की मांग को बहुत सकारात्मक माना है। खेती में कीटनाशकों और विषाक्त रसायनों के अत्यधिक प्रयोग ने जैविक खेती के लिए एक नई राह खोली है। भारत दुनिया के सबसे अधिक खाद्य उत्पादक शीर्ष देशों में है। जैविक खेती यहां जोर पकड़ रही है और FSSAI ने इसके लिए रेगुलेशन बनाया है। कई जगह पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। नॉर्थ ईस्ट में है, अपने ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में है, जितने पहाड़ी विस्तार है वहाँ तो ऑर्गेनिक है ही है। पर सर्टिफाइड कितने हैं? और सर्टिफाइड जब तक नहीं होता है तब तक किसान को जो इसकी रकम मिलनी है वो नहीं मिलेगी। तो सर्टिफिकेशन के जो सिस्टम्स हैं उसको मजबूत करना, ज़्यादा किसानों को इसके स्कोप में लाना, मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। समिति ने इसकी सराहना करते हुए छोटे किसानों के लिए अलग से प्रमाणीकरण की सिफारिश के साथ पौष्टिक खाद्य, भोजनालयों में खाद्य पदार्थ और असंगठित क्षेत्र, खास तौर पर स्ट्रीट फूड के रेगुलेशन की सिफारिश की है। खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग, लेबल और विज्ञापन को भी समिति ने खाद्य सुरक्षा से जुड़ा अहम पहलू माना है। इस नाते डिब्बाबंद खाने के दावों की जांच को ठोस निगरानी प्रणाली बने। इससे झूठे दावों की परख हो सकेगी। खाना पैक करने वाली वस्तु सुरक्षित है या नहीं, इस पर ध्यान देने के साथ दूसरे पहलुओं की पड़ताल को वैज्ञानिक कार्यबल गठित हो। उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले विज्ञापनों की निगरानी को प्रकोष्ठ भी बने। आयात और निर्यात किए जाने वाले खाद्य पदार्थों के मानकों के साथ स्थानीय पेय और भोजन के मानकों पर भी समिति ने अहम सिफारिश की है। फूड पैकेजिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर फूड भी आपका स्वादिष्ट है, अच्छा है, पर आपका पैकेजिंग मटेरियल से कंटामिनेशन गया तो वो सुरक्षित नहीं रहा। अब फूड पैकेजिंग के भी रेगुलेशंस तो हमने निकाले हैं। इसके टेस्टिंग की व्यवस्था, इसके मैन्युफैक्चरर्स का सर्टिफिकेशन, ये एक दिशा है जहां हमें काम करना है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना यानी मेगा फूड पार्क की भी समिति ने पड़ताल की है। इसी बरस सभी 42 मंजूर मेगा फूड पार्क चालू हो जाएंगे। इनमें खाद्य सुरक्षा मानकों की स्थापना में FSSAI की बहुत अहम भूमिका हो सकती है। मेगा फूड पार्क से प्रभावी निगरानी भी संभव है। तो इस तरह आपने देखा कि भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण की रिपोर्ट में किस तरह से स्टैंडिंग कमेटी ने ज़मीनी स्तर से लेकर के विशेषज्ञों तक से पड़ताल करके एक निदान निकालने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि देश भर में खाद्य संरक्षा की स्थिति क्या है और उसे बेहतर बनाने की दिशा में क्या कुछ कोशिश की जानी चाहिए। बेशक स्थायी समिति की रिपोर्ट पर अभी ATR आनी है और सरकार इनमें बहुत सारे मुद्दों को मानेगी भी। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक, आगे मिलेंगे किसी और ख़ास एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।